दुनिया खामेनेई की शहादत को याद रखेगी। एक दौर का खात्मा जरूर हुआ है, लेकिन एक नए दौर का आगाज भी अब हो चुका है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान और आप मुनसिफ टीवी पर देखेंगे ईरान इजराइल अमेरिका जंग के खौफनाक मंजर। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान पर अटैक शुरू किया। इस अटैक में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया और इस हमले में उनकी मौत हो गई, यानी कि उन्हें शहीद कर दिया गया। पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल में मिसाइलें दागी और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए। लेकिन रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहां पर लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं या सहरी के वक्त में एक दूसरे को जगा रहे हैं, ऐसे में ईरान अपने वजूद को दरअसल बचाने की कोशिश में जुगत में लगा है। छियासी साल के खामेनेई जो 1979 से ईरान पर शासन कर रहे थे, 36 साल का उनका यह दौर बीता गुजरा। शनिवार को हुए बड़े अमेरिकी इजरायली हमले में उनकी शहादत हुई है। इस अभियान में सैन्य ठिकानों, सरकारी साइटों और वरिष्ठ नेतृत्व के संस्थानों को निशाना बनाया गया, जिसमें रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादे और कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर से जुड़े ठिकाने भी शामिल थे। देखिए इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए से अली खामेनेई के दौर क़यादत को। सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान में सिर्फ दो ही रहबर आला रहे हैं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह अली खामनेई। 86 साला ईरानी रहनुमा 3 दहाइयों से इक़्तिदार में थे। ये अरसा दुनिया में हुक्मरानी के तवील तरीन अदवार में से एक है। ईरान में ये ओहदा तमाम तर इख्तियारात का हामिल होता है। रहबर आला ही मुल्क का सरबराह भी होता है और पासदारान इनकलाब समेत सभी मुसल्लह अफवाज का कमांडर भी। खामनेई मुकम्मल तौर पर आमिर नहीं थे। वो ईरान में ताकत के मराकिज़ के दरमियान ऐसे मकाम पर फाइज थे जहां वो सरकारी पॉलिसियों को वीटो कर सकते थे और सरकारी ओहदों के उम्मीदवारों का इंतखाब भी खुद कर सकते थे। ईरान की नौजवान नस्ल ने हमेशा उन्हें ही सरबराह के तौर पर देखा। आयतुल्लाह अली खामनेई सन 1939 में ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद के एक मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए। खामनेई एक पुरअसर ख़तीब थे। उन्होंने इमाम खुमैनी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया। इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। उन्हें इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से कई बार गिरफ्तार और जलावतन भी किया गया। इस दौरान उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और उन्हें नकल मकानी भी करनी पड़ी। खामनेई 1981 में एक बम धमाके में शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। वो 1981 से 1989 तक 2 मरतबा ईरान के सदर मुंतखब हुए थे। इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद मजलिस ख़बरगान ने उन्हें 1989 में ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया था। खामनेई ने ईरान में ताकत के तमाम मराकिज़ पर अपनी गिरफ्त हमेशा मजबूत रखी। उनके दौर में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाया। बाज़ औक़ात सुप्रीम लीडर ने खुद को सियासत से बालातर ज़ाहिर करने की कोशिश की। यूं ज़ाहिर किया कि ईरान के इस्लाह पसंदों और क़दामत पसंदों के दरमियान झगड़ों से उनका कोई लेना देना न हो। लेकिन अमली तौर पर खामनेई ने कभी इख्तिलाफ़ राय को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया और न ही ऐसी पॉलिसियों को पनपने दिया जिनसे वो मुत्तफ़िक़ ना हों। ईरान में ज़िंदगी आज भी उन्हीं क़वानीन के तहत चल रही है जो उन्होंने वज़ा किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। तो एक दौर के खात्मे के बाद अब नए दौर का भी दरअसल आगाज हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद, शहादत के बाद अब धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रेज़ा अराफ़ी को अंतरिम सुप्रीम लीडर ईरान का बनाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी जो है ईरान की इस्ना ISN ने इस बात की जानकारी दी है, तस्दीक भी कर दी इस खबर की कि अराफ़ी अब परिषद का हिस्सा हैं और नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तस्वीरों में आप जिन शख्स को देख रहे हैं, ईरान के नियमों के मुताबिक इस परिषद में, इस काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गोलम हुसैन
और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है। ये तीनों मिलकर इस बदलाव के समय में देश को चलाते नजर आएंगे। 67 साल के अराफी आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी रहे हैं। अराफी पहले गार्जियन काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं और वे संस्था चुनाव लड़ने वालों की जांच करती है और संसद के बनाए कानूनों को पढ़ती भी है। और ईरान की जो पढ़ाई लिखाई के जो इंतजामात हैं उनके भी अब जो देखभाल करने वाले होंगे वो अराफी होंगे, इसलिए देश की धार्मिक व्यवस्था में उनका बड़ा प्रभाव, बड़ा असर माना जाता है। इसके अलावा जो क्रांति की उच्च परिषद और धार्मिक मदरसों के प्रबंधनों से भी जुड़े रहे हैं, इससे पता चलता है कि उन्हें धार्मिक और राजनीतिक कामकाज का काफ़ी अनुभव है। तो जो तस्वीरों में अली रज़ा अराफी को जो आप देख पा रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामेनेई की जगह पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली रज़ा अराफी होंगे। और इस पूरे हालात में क्या उनका अहम किरदार रहेगा, किस तरीके से वो इजराइल और अमेरिका के साथ डील करते नजर आएंगे, उस पर करेंगे राजनीतिक चर्चा। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो वहीं अब इन तमाम सूरत हाल के बाद इजराइल के नेतन्याहू ने ईरानी नागरिकों से अब अपील करनी शुरू कर दी। डायरेक्ट वीडियो के जरिए से अब वो ईरान के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आयतुल्लाह अली खामेनेई के जाने के बाद इस पूरे मौके को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो वीडियो में कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो जंग के हालात हैं ईरानी शासन के खिलाफ, नेतन्याहू ईरान की अवाम को भड़काते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक गोल्डन मौका है, ऐतिहासिक अवसर है कि आप अब ईरान के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनेई अब नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायली हमले में ईरान को हम कमजोर कर रहे हैं और वो लोग जो ईरान के अंदर रहते हैं और ईरान की क़यादत को पसंद नहीं करते हैं वो आकर हमसे मिल जाइए। इस तरह की अपील नेतन्याहू कर रहा है। در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد. ما شرایط رو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود رو از زنجیرهای استبداد رها کنن. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم ای شهروندان ایران، این فرصت رو از دست ندهید. این فرصتی است که فقط یه بار در هر نسل پیش میاد. دست روی دست نگذارید، چون به زودی لحظه شما فرا خواهد رسید. لحظه‌ای که باید به خیابون‌ها بیایید، با حضور میلیونیتون به خیابون‌ها بیایید تا کار رو تمام کنید، تا رژیم وحشتی را که زندگیتون رو تلخ کرده سرنگون کنید. رنج و فداکاری شما بیهوده نخواهد بود. کمکی که آرزوش رو داشتید، این کمک از راه رسیده است. کمک از راه رسیده است. و حالا زمان آن رسیده که برای یک مأموریت تاریخی با هم متحد شوید. ای شهروندان ایران، پارسا، کردا، آذریا، اهوازیا و بلوچا، اکنون زمان آن است که نیروهایتون رو متحد کنید تا رژیم و سرنگون هارید و آینده خود را تضمین نمایید. در روزهای तो किस तरह से नेतन्याहू ईरान की अवाम को ईरान की क़यादत के खिलाफ भड़काता हुआ ये शख्स नज़र आया है, किस तरीके से वर्गला रहा है कि आपके पास एक गोल्डन मौका है, इस अवसर को लपकिए, हमारे साथ शामिल हो जाइए। देखी नहीं है शायद नेतन्याहू ने ईरान की वो तस्वीरें अफान शहर की, जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जमा हुए थे आयतुल्लाह अली खामेनेई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। हालांकि जंग जैसे वो सूरत हाल थे, बिना अपनी जान की परवाह किए अपने जो सुप्रीम लीडर है उनको खिराज तहसीन करने जो लोग पहुंचे थे उनको भड़काने की कोशिश नेतन्याहू यहां पर करते हुए नजर आ रहा है। पलटवार की खबरें, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर किस तरह से ईरान ने पलटवार किया है। वो अटैक की तस्वीर हम आपको फिलहाल स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। और बल्कि इजराइल ने भी माना है कि ईरान ने हम पर हमला किया। पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल में मिसाइलें दागी हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए। इस बात की तस्दीक खुद इजराइल ने की है। इजराइल के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ऑरेन मामोरेस्टीन, उनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तेल अवीव में वो खड़े हैं। तेल अवीव कैपिटल है, राजधानी है इजराइल की। 120 यहूदा हलेवी स्ट्रीट का ये इलाका है जहां पर ये खड़ा हुआ है शख्स। और इस बात का कबूल दरअसल वो कर रहे हैं कि इजराइल पर नुकसान हुआ, नुकसान ईरान ने पहुंचा है। मिसाइली हमलों के बारे में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा है।
ये जगह इसराइल की जो आर्थिक राजधानी तेल अवीव का एक खास हिस्सा है, जहां ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में यह तबाही मची है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया। तेल अवीव में एक 40 साल की जो महिला है उसकी मौत भी हुई है और 121 लोग यहां पर घायल हुए हैं। उत्तरी इसराइल में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल इंटरसेप्टर के टुकड़े भी गिरे, जिसमें एक शख्स घायल हुआ है। इजरायली जो आर्मी है उन्होंने अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तेल अवीव और हाइफा में लगातार सायरन बजते रहे, एयर स्पेस बंद कर दिया गया और लोगों को बंकरों में छुपकर रहने के लिए कहा गया है। तो इसराइल की यह तस्वीर है और क्या कह रहे हैं वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो सुनिए आप। The UK saying that Iranian targets already made their way to Cyprus. So this is a danger not only to Israel, not only to the world, not only to the region, but also to the world. We are doing everything possible to meet the objective of this operation, and this operation is working and happening hand in hand, together, shoulder to shoulder with our American friends, and we are grateful to the American President Donald Trump for his leadership and being here in this moment, working together to achieve these goals. Can you please relate to the girls' school bombing, please? So I'm not familiar with the details. I understand that this is under check, but I will tell you this, that the Iranian regime has been known to fabricate, to produce fake information for propaganda purposes. So you need to keep this in mind. Well, we can see the scene. Okay, We can see please, the children's bodies. please. Another question, please. Okay. Yes, please. I'll try. Do you think this is going to resolve the issue? Is the roaring lion, we got the rising lion, the roaring lion, is this going to do it? The idea, the objective is to remove this existential threat. And yes, I'm certain that at the end of this operation, this threat will be removed. तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से इजराइल के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है तेल अवीव में खड़े होकर यहूदा हलेवी 120 स्ट्रीट पर वो बयान देते नजर आ रहे हैं, मीडिया को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं उन मिसाइल्स ने एक नुकसान यहाँ पर किया है, बल्कि नुकसान की वो तस्वीरें कम दिखाते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका इसराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद देश के कई हिस्सों में, देश के कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। तस्वीरें फिलहाल मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा दिल्ली की, जहां पर ये प्रदर्शन हुए। ईरानी राज्य मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। मीडिया में जो खबरें चली थी वो खबरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से ईरान की मीडिया ने इस बात की तस्दीक बहुत देर पहले की थी, जिसमें बताया गया था कि शनिवार को तेहरान में उनके दफ्तर पर हमला किया गया, जिसमें उनकी शहादत हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आज दोपहर 3 बजे और इंडिया शिया काउंसिल ने खामेनेई के निधन के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया। शाम को कैंडल मार्च भी निकाला गया। शिया समुदाय में शोक व्यक्त करने और हमले की निंदा करने के लिए ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लखनऊ, श्रीनगर में भी इसी तरह के मातम और प्रोटेस्ट दरअसल देखने को मिल रहा है। ये इंसानियत का कत्ल है, मानवता का कत्ल है। और जिस तरह माह रमज़ान को अमेरिका और इजराइल ने अपनी जालिमाना ताकतों के साथ मुहर्रम में बदल दिया है, ये निंदनीय काम किया है उन्होंने। और आयतुल्लाह खामनेई का अगर आप एक हवाले से आप देखें, अभी तक जितने भी इनकलाबात आए वहाँ के बादशाह, वहाँ के रहबर भागते नजर आए, मगर हमारा सलाम शहीद इमाम खुमैनी आयतुल्लाह खामनेई साहब अलैहिर्रहमा के ऊपर कि जो अपने घर में मौजूद थे, वो किसी दूसरे मुल्क जा सकते थे, किसी बंकर में छुप सकते थे, लेकिन घर में रहकर 86 बरस के बुजुर्ग आलिम दीन और मैदान की तरह कमांड संभालते रहे, इस बात का पैगाम दे रहे थे कि हमने सही इस्लाम लिया है, अमीरुल मोमिनीन के नक्शे कदम पे चले हैं, रसूल के नक्शे कदम पे। ये इंसानियत
तो ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन दरअसल चर्चा समूचे जगत में इस बात की जा रही है कि चाहते तो अली खामेनेई मॉस्को जा सकते थे, तेहरान छोड़ सकते थे, बंकर में छुप सकते थे, लेकिन वो अपने दफ्तर में काम करते रहे, ईरान की अवाम की खिदमत करते रहे और इस बीच उनको ये शहादत नसीब हुई है। हालांकि गोशाए आम में उनकी मौत हुई है, उनको मार दिया है, इस तरह के दावे इसराइल और अमेरिका ने किए हैं। ब्रह्मदीप साहब इस वक्त मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और इस पूरे मामले पर करीबी नज़र उनकी बहुत पहले से थी, बल्कि कयास आराइयाँ भी उनकी तरफ से की जा रही थी कि बहुत कम वक्त बचा है और हालात बद से बदतर होते हुए भी नजर आएंगे। ब्रह्मदीप, जिस तरीके से ये पूरी वारदात होती है, 28 तारीख के सुबह से ये कॉन्फ्लिक्ट जारी होता है, अली खामेनेई को हमने मार दिया है, पहले ईरान डिनाई करता है, उसके बाद इस खबर की तस्दीक हो जाती है। अब लोग दरअसल बात ये कर रहे हैं कि चाहते तो मॉस्को जा सकते थे, तेहरान छोड़ सकते थे, बंकर में भी छुप सकते थे, लेकिन नहीं। जो शेर है वो बंकर में नहीं छुपते, जो शेर है वो भागते नहीं है, शेर लड़ते हैं। और आप देखिएगा कि खामनेई के बारे में ये उड़ाया गया कि वो भाग रहे हैं, वो किसी और मुल्क जा सकते हैं, वो अपने ऑफिस में काम करते रहे और वो शहादत को प्राप्त हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आयतुल्ला खामनेई को जिस प्रकार से मारा गया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक धर्मगुरु के तौर पर वो जो है वो मध्य पूर्व के में एक ऐसे वाहिद मुल्क की सरबराही कर रहे थे जो कि अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा था, और 1 या 2 साल नहीं, तकरीबन 35-36 साल से खड़ा था, जो अमेरिका और इजराइल के मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहा था, जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा था, जो मुल्क जो है वो इस्लामिक दुनिया की असल सरबराही करने का न केवल दावा करता था, लेकिन उस दावे को पुख्ता भी करता था। वो न तो सऊदी अरब की तरह था जो अमेरिका के साथ जो है वो साझेदारी बढ़ाए और अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए, न कतर की तरह था, न यूएई की तरह था, न बहरीन की तरह था। और यही कारण है कि जो अभी ईरान के विदेश मंत्री अगारची हैं, उन्होंने कहा है मध्य पूर्व के देशों से कि आप अपने ठिकानों का उपयोग अमेरिका को नहीं करने दे, ये गलत बात है। तो जो खामनेई की शहादत के बाद बहुत बदलाव आने वाले, पूरी दुनिया में आने वाले, मध्य पूर्व में आने वाले हैं उससे, क्योंकि ईरान को सिर्फ ये मत समझिए कि तेल के खेल के कारण खामनेई को शहीद कर दिया गया, तेल का खेल नहीं। ईरान की भू रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान की भू राजनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान मध्य पूर्व का एक ऐसा देश है जहां से आप यूरोप में प्रवेश कर सकते हैं। ईरान दक्षिण एशिया से मिला हुआ है, उसकी सीमाएं मिलती है। ईरान जो है वो पश्चिम एशिया में एक ऐसा देश है जो कि यूरोप तक चला जाता है, वहां से टर्की जाइए और टर्की से आप यूरोप में प्रवेश कर जाइए। तो और फिर समंदर के तो क्या कहने, तो ईरान पर कब्जा कर लेना या ईरान में अपने प्रभाव को कायम कर लेना, वहां पर काबिज हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब इजराइल को या अमेरिका को रोकने वाला मध्य पूर्व में कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इस मामले में तारीफ करना पड़ेगी खामनेई साहब की कि वो लड़ते रहे। उन्होंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, आप सोचिए कि दुनिया में तमाम प्रतिबंध, ईरान पर इतने प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल पर मार कर रही, जो तेल अवीव पर मार कर रही, जो यरूशलेम पर मार कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब बिना प्रतिबंधों के तो आप यूरोप से संबंध गांठ लोगे नहीं। वो 2025 में भी देखा, इजराइल दावे भले ही करता रहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, वाकई में ईरान ने यहां कमाल थोड़ा सा किया है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आप सोचिए कि इजराइल का आयरन डोम जो था वो दुनिया में ऐसा माना जाता था कि उसको भेदा ही नहीं जा सकता, लेकिन पिछले साल जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल में हाहाकार मच गया, उसका आयरन डोम ध्वस्त हो गया और इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए फिर से सोचना पड़ा। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि इजराइल को एक ऐसा बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है जो कि अत्याधुनिक हथियार बनाता है, जिसके वैज्ञानिकों ने बहुत नोबेल पुरस्कार जीते हैं, लेकिन वो ईरान से आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़ सकता।
उसको जब तक कि अमेरिका मददगार नहीं हो। और अभी भी अमेरिका मददगार हुआ, तब भी अमेरिका मददगार हुआ, और यही कारण है कि वो जो है वो ईरान का सामना कर सका। तो खामनेई जो थे वो एक शेरदिल इंसान थे, वो एक शेरदिल धर्मगुरु थे जो लड़ते रहे और जबरदस्त तरीके से लड़ते रहे। उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उनको कहा गया कि आप जो है वो अमेरिका से संधि कर ले। आप देखिए जिनेवा में जब जो टेबल मेज पर बैठे जहां पर बातचीत हो रही थी, तो खामनेई ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो सिर झुकाकर कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब ईरान तैयार था, ईरान जानता था इन देशों से युद्ध होगा, ईरान इसके लिए तैयार था। और तारीफ करना पड़ेगी कि उम्र के सोचिए 86-87 बसंत पार करने वाला एक वृद्ध आदमी इतना शेरदिल हो सकता है कि वो अपने ऑफिस में काम करते करते शहादत को प्राप्त होगा। तो आने वाले समय में अयातुल्लाह खामनेई को जो इतिहास है वो एक शेरदिल के तौर पर याद करेगा। और उनके जाने के बाद अब मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली है। पूरी तरीके से अमेरिका यहाँ पर हावी हो जाएगा, चाइना के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा। और अब भारत के लिए क्या अवसर होते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कहूंगा कि इस समूचे घटनाक्रम पर आप एक नजर डालते हैं तो इस्लाम का दुश्मन कोई मुल्क नजर आता है तो पाकिस्तान नजर आता है। आप देखिएगा कि पाकिस्तान अपने बम को इस्लामिक बम कहता रहा। उसने सऊदी अरब के साथ समझौता किया क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का सहयोगी है। पाकिस्तान ट्रंप के साथ खड़ा रहा। ट्रंप ने बहुत ही शातिराना तरीके से, क्योंकि उसको पाकिस्तान को विश्वास में लेना था, तो आसिम मुनीर को शेर कहा, शहबाज शरीफ को महान नेता कहा, दोनों को बिल्कुल सिर चढ़ाकर रखा। उनको इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है। और यही कारण है कि आज, और वो शहबाज शरीफ जो कि नोबेल पीस प्राइज की बात करते थे, जिन्होंने अनुशंसा की है। नहीं, यहाँ तो एक और चीज हुई ना ब्रह्मदीप साहब, एक और चीज ये हुई कि कराची में जब यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए शिया समुदाय के लोग पहुंचे तो क्या करवाया शहबाज शरीफ ने? अपने ही लोगों पर बंदूकें चलवा दी। 9 लोगों की जान कराची में गई है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा ना। अब नहीं, आप देखिएगा कि मतलब इस्लाम के नाम पर क्या पाकिस्तान ने मजाक करके रखा है कि रमजान के पवित्र महीने में आप अफगानिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, आप बलूचिस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, और आपने आयतुल्लाह खामनेई के जो समर्थक थे, जो धर्मगुरु, जो लोग रो रहे हैं, वो रोते रोते यदि अपनी भावनाओं का इजहार करने गए वहां पर अमेरिकन कांसुलेट, तो उनको भी गोलियां मरवा दी गई। आप सोचिए कि ये जो पाकिस्तान है ये इस्लाम के नाम पर दुनिया को कितना गुमराह करता है। और ये आसिम मुनीर की जुबान नहीं खुली है, शहबाज शरीफ की जुबान नहीं खुली इस मामले को लेकर, ईरान के मामले को लेकर। क्योंकि यदि पाकिस्तान अड़ जाता तो क्या अमेरिका की हिम्मत होती, क्या इजराइल की हिम्मत होती? तो ये जो समूचा जितना हम देख रहे हैं, देखिए इजराइल और अमेरिका ने रमजान के महीने में हमला क्यों किया ईरान पर, यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि रमजान के महीने में उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद यह हो रहा है कि एक धर्मगुरु मारे जाने के बावजूद, और धर्मगुरु कोई ऐसे धर्मगुरु नहीं थे, कोई छोटे से मुल्क के थे, इसको आलमी रहबर के तौर पे भी जाहिर तौर पर देखा जा रहा था। ब्रह्मदीप साहब, मैं आऊंगा आपके पास। ये जो पाकिस्तान वाले जिस मसले को आपने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, रमजान के मुबारक महीने में जो पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम कंट्री कहने का दम भरता है, वो अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो वाकई शर्मनाक भी है। स्वागत है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद के जो हालात जिस तरीके से हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान में बने हुए हैं, उनकी तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसराइल और अमेरिका के जॉइंट हमलों में खamenei शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक करने के बाद ये विरोध प्रदर्शन मुल्क में शुरू हुए हैं। इस खबर के सामने आते ही घाटी के कुछ इलाकों में, यानी वादी जम्मू कश्मीर की घाटी के कुछ इलाकों में खासतौर पर शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, बल्कि नमाज भी अदा की है। जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बरेली में भी प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि श्रीनगर के सोनावरी और बांदीपोरा में लोगों ने खamenei की तस्वीरें हाथ में लेकर, बड़े बड़े पोस्टर्स हाथ में लिए
रैलियां निकाली गई। बारामूला में एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, शिया शहादत से डरते नहीं हैं, हम रहबर खामेनी के साथ हैं और एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने भी एक बयान जारी कर खामेनी की मौत पर शोक जताया, दुख का इजहार किया। संगठन ने कहा कि वे नेता और ईरान की जनता के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी प्रोटेस्ट हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका का पुतला वहां पर जलाया गया। कश्मीर के बडगाम में भी सैकड़ों की तादाद में शिया मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं और रोते हुए और नारेबाजी करते हुए, जहां इजराइल मुर्दाबाद और इजराइल का जो यार है गद्दार है जैसे नारे लगाए गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, जो ये वाक़ा सानिया कल सुबह पेश आया जिसमें वली अम्र मुस्लिमीन हज़रत इमाम खामेनी को शहीद किया गया, मेरी नज़र में ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करनी बहुत काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमें पहचान दी थी सही क्या है और गलत क्या है, और उनकी जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र रहा, चाहे वो तबलीगी हो या सियासी हो, उन्होंने हमेशा मज़लूमों की हिमायत की और हमेशा उन ऐवानों को उन्होंने ललकारा जिनका मकसद एक्सप्लॉइटेशन करना था। उन ऐवानों को उन्होंने हिलाया और यही वजह बनी उनकी शहादत की। और मेरे ख्याल से अब उन्होंने जो अपना काम किया उन्हें किया, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है उनके वैल्यूज़ को, उनकी तालीमात को आगे बढ़ाएं। और जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को दें जो बेस्ड ऑन जस्टिस, न कि मोनोपली, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस ख्वाब को हम पूरा करें और जो वर्ल्ड ऑर्डर वो चाहते थे वो वर्ल्ड ऑर्डर। अब दरअसल मुल्क के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दिल्ली, उसके बाद श्रीनगर और वादी की घाटी की तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ये प्रोटेस्ट आज हुए हैं। इन प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर दरअसल हमारे ही देश में कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए गद्दार लोग हैं, पहलगाम में जब हमला हुआ तब इनके आंसू नहीं निकले हैं, अब ईरान में दरअसल खामेनी मारे गए तो इनके आंसू निकलने अब शुरू हो चुके हैं। ये जिस तरह की नफरत अंगेजी सोशल मीडिया पर आज देखने को मिली है, उसके हवाले से ब्रह्मदीप साहब आऊँगा आपके पास और समझने की और दर्शकों को दरअसल समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जाहिर तौर पर खामेनी शिया लीडर हैं, धर्मगुरु हैं, जाहिर तौर पर कश्मीर के अलावा मुल्क के कई हिस्सों में शिया समुदाय के जज्बात उनसे जुड़ते हैं। ऐसे में अगर मुल्क में प्रोटेस्ट होते हैं, आंसू निकलते हैं इनके, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? और ये लोग जो इनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं दरअसल देशभक्ति का, क्या ये क्राइटेरिया है इनका? देखिए, जो ईरान है उसके पास सबसे ज्यादा शिया जो आबादी है वो भारत में रहती, और जो खुमैनी थे, खामनेई के पहले जो खुमैनी थे, उनकी जड़ें तो भारत में, खामनेई की जड़ें भी भारत में। तो दूसरी बात यह है कि धर्मगुरु के मारे जाने पर आंसू बहाने से देशभक्ति, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और यहाँ पर एक बात और याद दिलाना चाहूंगा मैं कि ईरान हमारा बहुत बड़ा दोस्त मुल्क है। 1994 का वाकया याद दिलाना चाहूंगा, जब जो नरसिम्हा राव सरकार में एक विदेश मंत्री हुआ करते थे, संभवतः दिनेश सिंह उनका नाम था, वो व्हील चेयर पर वहां गए थे ईरान। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तब रफसंजानी राष्ट्रपति थे वहां के। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ऐसी क्या खास बात हो गई कि आपको व्हील चेयर पर आना पड़ा। तब शायद वो एम्स में भर्ती थे और अपनी जगह दूसरे को लिटाकर चुपचाप गए थे ईरान। तो रफसंजानी साहब ने पूछा तो इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ओआईसी में एक प्रस्ताव लाने वाला है कश्मीर को लेकर कि भारत को घेरने के लिए, और ओआईसी उसका समर्थन करने वाला है। उस समय ईरान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन रफसंजानी साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। और 1994 में ईरान ने उसका समर्थन नहीं किया था, वो प्रस्ताव गिर गया था और इस कारण से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। तो ईरान भारत का बहुत बड़ा दोस्त मुल्क है। और एक बात और, आप जब खामनेई साहब को लेते हैं या जो ईरान को लेते हैं, तो ईरान के मामले में बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और भारत की जो दोस्ती, सामरिक घेराबंदी है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से रही है। शिया जो लोग हैं ईरान के पास सबसे जो सुरक्षित महसूस करते हैं
वो भारत में महसूस करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से खड़े हुए थे, एक विदिशा से और एक लखनऊ से, और वो लखनऊ में शिया बाहुल्य होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा मतों से जीते थे लखनऊ से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा भी था, जब रक्षा सूत्र बांधा था मुस्लिम महिलाओं ने, तो जो शिया कौम है वो बहुत देशभक्त कौम है, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, और वो देशभक्ति का न केवल इजहार करते हैं लेकिन वो शहादत तक किसी से डरते नहीं है। और यही कारण है, आप देखिए खामनेई साहब के जाने के बाद भी, जबकि कोई अभी ईरान में नेतृत्व नहीं है, लेकिन ईरान ने उसी दिलेरी से हमले किए, तेल अवीव पर हमले किए, बहरीन पर हमला किया है, ओमान पर हमला किया है, सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, मतलब वो जहां पर बेस थे अमेरिका के, वहां सब दूर हमला किया। अच्छा, इसको ब्रह्मदीप थोड़ा सा ना आसान करके थोड़ा सा दर्शकों को समझाइएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। अब उन मुस्लिम देशों में किस जगह पर, किन ठिकानों पर, किस वजह से हमले कर रहा है, वो थोड़ा सा आसानी से हमारे दर्शकों को समझाइएगा। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए, यहाँ पर एक बात को समझना पड़ेगा कि ईरान ने बार बार कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका को स्थापित नहीं होने दीजिए। इसके बावजूद जो अमेरिकी परस्त ताकतें, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी परस्त ताकतें वो किसी देश के किंग भी हो सकते हैं, वो सऊदी अरब के किंग भी हो सकते हैं। इन लोगों ने अपने अपने देशों में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे, अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाए। बहरीन ने भी ऐसा अड्डा बनाया, और इन अड्डों से बहरीन ने बनाया, कतर ने बनाया, और उसके बाद यूएई में आपको अड्डा नजर आएगा, सऊदी अरब में अड्डा आएगा। तो जो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन में लोगों को मारता है, उस यदि आपको फिलिस्तीन का समर्थन करना है तो आप सैन्य अड्डों को बना क्यों रहे? और सबसे बड़ी बात है, ईरान ने शैतान की धुरी 2 देशों को बताया था, एक अमेरिका को, इजराइल को। तो ईरान तो भाई असल में इस्लाम की सरबराही कर रहा था। तो यदि आप इस्लाम के पक्ष में खड़े हैं, यदि आप इजराइल का समर्थन करते हैं, तो आप अमेरिका का समर्थन क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस बीच भी किसी से जो ईरान से जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के नौसैनिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। वो ठिकाने जो कि कतर ने उसको उपलब्ध कराए हैं, जो सऊदी अरब ने कराए और जो यूएई ने कराए, धार्मिक स्थलों पर ईरान ने हमले नहीं किए। तो ये बात सोचना, और यदि आप रमजान के महीने में ईरानियों को घुस घुस कर मार रहे हैं, यदि आप अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने को दे रहे हैं अमेरिका को, तो शर्म आपको आना चाहिए कि आप अमेरिका को इस्तेमाल करने के अपने सैन्य अड्डे दे रहे हैं। तो फिर आप रमजान में जो रमजान की पवित्रता है उसको कहां पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आप ऐसे जिस तरीके से आपने इसके धागे खोले ना ब्रह्मदीप, एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, कुवैत को, बहरीन को या यूएई में बिना वहां इतला दिए, इंफॉर्मेशन दिए, अमेरिका उन सैन्य ठिकानों का, उन बेस कैंप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उनको इतला दी है, उनको पता है अच्छे से, जो बहरीन के, कुवैत के, यूएई के, दुबई के जो जिम्मेदार हैं, उन तमाम लोगों को पता है कि इन बेस कैंप का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा रहा है रमजान के इस बाबरकत महीने में। इसके बावजूद वो उसकी इजाजत दे रहे हैं ना जाहिर तौर पर, तो फिर ईरान के पास और कुछ चारा बचता भी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, खामने की जो हत्या हुई, वो शेर आदमी जो 4 दशक से अमेरिका के सामने खड़ा होते, ऐसा शेर एक भी मध्य पूर्व में नहीं दिखाई देगा आपको। किसी प्रिंस की ताकत है क्या, किसी अमीर की ताकत है क्या कि खड़ा हो जाए? किसी किंग की ताकत है जो कि अपने आप को मुस्लिम दुनिया का बहुत बड़ा सरबराह या बेताज बादशाह बताते हैं? उन लोगों की ताकत नहीं है। ताकत एकमात्र खामनेई साहब की थी, जो कि अड़े हुए थे, जिन्होंने कहा था कि अमेरिकन को घुसने नहीं देंगे। ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने 450 दिन तक अमेरिकन को बंदी बनाकर रखा था, और अमेरिकन के पसीने छूट गए थे। अमेरिकन में इतनी ताकत नहीं थी, उनकी इतनी हिमाकत नहीं थी कि जमीन पर आकर ईरान के यहाँ पर घुस जाए, इसीलिए उन्होंने आसमान से हमले किए। यदि इस्लामिक देश ईरान के साथ होते, यदि शामिल होते, और साथ भले ईरान का नहीं देते, लेकिन यदि वो अमेरिका का साथ नहीं देते,
तो आज मध्य पूर्व में न तो खामनेई साहब जाते, न ही वो शहीद होते, और मध्य पूर्व का आज नक्शा ही कुछ और होता। तो खामनेई जो है वो हजारों साल में एक पैदा होते हैं। इस्लामिक दुनिया में भी आधुनिक इतिहास में खामनेई एक पैदा हुए, ऐसा शेर अब कोई दिखाई नहीं देता। खामनेई साहब के जाने से मध्य पूर्व बहुत बदलेगा और आने वाले दरअसल ब्रह्मदीप अली रेजा अराफी, आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को सुप्रीम लीडर तस्लीम किया है, माना है काउंसिल में, जगह भी उनको दे दी गई है। उनका क्या रवैया रहेगा, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी अब बनाएंगे इसराइल और अमेरिका को लेकर, उस पर भी हम रखेंगे नजर। दिनेश शर्मा जी देश के जाने माने पत्रकारों में से एक, चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। दिनेश जी स्वागत आपका बहुत बहुत। कहां तक भड़केगी मिडिल ईस्ट की अभी आग, क्योंकि आयतुल्लाह अली खamenei को मार देना, उनको शहीद कर देना, उसके बाद अब दरअसल कई बड़े बड़े ऐसे देश हैं जो जरूर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका दबने और छुपने वालों में से तो नहीं है। दिनेश शर्मा जी, एक तो आपका समय 8 बजे से था, मैं समझता था, लेकिन आप तो बहुत पहले ही आज डिबेट में आ गए हैं, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलिए खैर, आपने जो प्रश्न उठाया है इसका उत्तर विश्व की मुस्लिम राजनीति को ही देना होगा। अमेरिका का कोई दोष नहीं है, इजराइल का कोई दोष नहीं है। अब मुझे बताइएगा, आखिर सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही थी तो कितने मुस्लिम देश उसके साथ थे? उस समय कहां थे मुस्लिम नेता? उस समय मुस्लिम देश के लोग कहां थे? उसके यहाँ तो कोई वेपन भी नहीं निकला। सद्दाम हुसैन के यहाँ पर, जिसके लिए कहा जाता है कि रासायनिक हथियार थे उसके पास, और इजराइल तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, ईरान तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने वेपन जमा कर रहा था। अपने देश की सुरक्षा का राइट हर आदमी को है, लेकिन चूंकि मुस्लिम राजनीति पूरी तरह से बिखर चुकी है तो उसमें खुमैनी भी अकेले क्या करते, मुझे पता है ना। इसके लिए मुस्लिम देश, मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष जवाब दें कि जो तितर बितर हो चुके हैं, आपने मान लिया। नहीं, वो जवाब कहां देंगे दिनेश जी? ब्रह्मदीप ने जिस तरीके से समझाया, सुना ना आपने, बहरीन, कुवैत, यूएई अपने देश में वो जो जगह बनाई अमेरिका ने, जहां अपने बेस कैंप बनाए, वो तो इजाजत दे रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कीजिए। कौन आवाज उठाएगा? कौन सा मुस्लिम देश ईरान के हक में खड़ा होगा? पाकिस्तान तो बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, अब बचाई क्या है? हर एक शासनाध्यक्ष अपने देश की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए न चाहते हुए भी समझौते करता है। कुछ दुश्वारियां आपको मालूम नहीं है कि बहरीन के सामने क्या दुश्वारी रही होगी कि जो उन्होंने उनको अमेरिका को स्पेस दिया। पाकिस्तान किस लिए खड़ा है उसके साथ में? वो दुनिया को दिखाता रहा है ना पाकिस्तान, मुस्लिम देशों को, अरे आप मजे में रहिए, कोई चिंता की बात नहीं, परमाणु बम मेरे पास है, जब चाहोगे भेज दूंगा, गिरा देना, मार देना। इस्लाम को आक्रांता किसने बनाया? क्यों बनाया? इसकी जो आयतें जो है वो तो आतंक का कहीं पर भी समर्थन नहीं करती, कुरान कहीं नहीं बोलती, मस्जिद कहीं नहीं बोलती, कोई हदीस से कहीं पर कोई ऐसे हमने नहीं सुने आज तक। लेकिन आपने इस देश की नई पीढ़ी के सामने, दुनिया की नई पीढ़ी के सामने आज जो कुछ हुआ है उससे एक पत्ता बिल्कुल क्या सब कुछ ध्वस्त हो चुका है कि अब इस्लाम को, अब मुस्लिम राजनीति को अमेरिका के पीछे चलना होगा, नहीं तो आप भी तैयार रहिए कि आपका हशर खोमैनी जैसा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया ब्रह्मदीप। जो बात करें ना दिनेश शर्मा जी कि मुस्लिम क़यादत अब खड़ी नहीं हो पाएगी, अमेरिका चाहता है कि वो उनके पीछे चले, और नजर कोई मुल्क, कोई देश ऐसा नहीं आता है जो पंगा लड़े। अब जो आए हैं आयतुल्लाह, जो दूसरे जो सुप्रीम लीडर बने हैं अराफी, उनके क्या नियत ख्यालात रहेंगे वो उनके पहले स्पीच के बाद क्लियर होंगे। लेकिन ये जो सवाल दिनेश जी पूछ रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, क्या नजर आती हैं आपको इसके पीछे की चीजें? ब्रह्मदीप, आपसे जानना चाह रहा हूं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही भैया, फिर से बोलिएगा प्लीज। वही दिनेश शर्मा जी का दरअसल ये बड़ा सख्त मौकफ रहा और मैं भी स्टैंड कर रहा हूं उनकी बात के साथ। खामेनेई को मार गिराना और संदेश ये देना कि मुस्लिम क़यादत का खात्मा अमेरिका करना चाहता है, और मुस्लिम मुमालिकों के जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि क़यादत उनके पास नहीं। आधे से ज्यादा तो अमेरिका के नीचे पहले से दबे हुए हैं, और जो दम भरते हैं आजाद होने का वो भी आजाद नहीं है। तो मुस्लिम क़यादत का खात्मा, अमेरिका की जो ये कोशिश थी, इसमें उसको कामयाबी मिली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बहुत दिनेश सर सही कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मुस्लिम क़यादत
या यूं कहिए कि मुस्लिम सरबराही जो कोई कर रहा था, एक ही तो मुल्क कर रहा था ईरान, बाकी आप अफ्रीका में देख लीजिए, आप यूरोप में देख लीजिए, आप एशिया में देख लीजिए, ईरान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि अमेरिका के सामने खड़ा है। और अब जब ईरान ही नहीं है तो मुस्लिम जो हित हैं उनकी जो है उसका नेतृत्व कौन करेगा दुनिया में? तो खामनेई साहब के जाने के बाद दुनिया में खालीपन आ जाएगा। और वो कौन सा मुल्क है जो खड़ा रहेगा? खामनेई साहब ही तो थे जो कि फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को अधिकार देना पड़ेगा, यदि फिलिस्तीनियों को अधिकार नहीं दिए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप इस पूरे जब खामनेई साहब के जाने के बाद दुनिया में कोई ऐसी आवाज ही नहीं बचेगी जो अमेरिका और इजराइल का विरोध कर पाएगी। और आप जब विरोध नहीं करेंगे तो गजा पीस प्लान क्या कर लेगा? गजा के लोगों की हिफाजत कौन करेगा? अब गजा जो है उसका क्या होने वाला है? क्या फिलिस्तीन जो है उसको उतने अधिकार मिल पाएंगे? क्या फिलिस्तीन पे जो जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है इजराइल ने, उन इलाकों को कौन छुड़वा पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है। और अब तो इसके बाद तो आप देखिएगा कि संतुलन ही बिगड़ जाएगा दुनिया भर में। अब कुछ संतुलन ही नहीं बचा, क्योंकि एक तरफा जो ताकत है वो अमेरिका सामने आ गई है। उसके बाद न तो जो दम है वो अर्दोआन में कोई दम नजर आता है, न शहबाज शरीफ में दम नजर आता है, न ही किसी प्रिंस किंग में दम नजर आता है। तो कोई दमदार व्यक्ति रहा ही नहीं है। तो खामनेई साहब का जाना एक मामूली घटना नहीं है। यह मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बुरी खबर है कि एक इंसान चला गया और उस इंसान को बाकायदा एक ऐसा नेता चला गया जिसको साजिश में फंसा दिया गया, जिसके देश में लोगों को भड़काया गया, जिसके देश को कमजोर किया गया, उस मुल्क के आसपास के सुन्नी मुल्कों से समझौते किए गए। और वो जो सुन्नी मुल्क थे वो इस षड्यंत्र को जानते हुए भी अमेरिका के साथ रहे। और आज देखिए कि यही कारण है कि जो खामनेई साहब है उनके देश को फंसाकर और अब वहां पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पर जो बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्टल में बच्चों को मार डाला गया। तो ये अब सारा जो सिनेरियो है दुनिया का ये बहुत बदल जाएगा और बदलेगा नहीं। एक बात ध्यान रखे, कतर ध्यान रख ले, बहरीन ध्यान रख ले, यूएई ध्यान रख ले, सऊदी अरब ध्यान रख ले, ओमान भी ध्यान रख ले, वो कोई महफूज नहीं है। खामनेई साहब जैसे लोग यदि मारे जा सकते हैं तो कोई भी मारा जा सकता है। यदि आपने अमेरिकी हितों से अलग जाने की कोशिश की, यदि आपने अमेरिका की नहीं सुनी, तो आज अमेरिका जो आपके सामने खड़ा, साथ में खड़ा है, कल वो आपको घुसकर नेस्तनाबूद कर देगा। तो खामनेई साहब के जाने से बहुत बड़े संदेश है। आप ये मत सोच लीजिए कि खामनेई साहब को आपने मरवा कर जो है वो मध्य पूर्व में अब आप सरबराह हो जाएंगे। और ब्रह्मदीप, घुसने की भी जरूरत नहीं है, घुसने की भी जरूरत नहीं। आधे से ज्यादा ममालिक में तो पहले से बैठा है अमेरिका अंदर, तो वही तबाही जाहिर तौर पर मचवा देगा। लेकिन जो बड़ा सवाल दिनेश जी आप छोड़कर जा रहे हैं ना, 8 से 9 मुझे फिर से इस पर बड़ी चर्चा दरअसल करनी पड़ जाएगी। फिलहाल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे और तफसील से इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमला और वहां के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी सहित कई लोगों की हत्या के विरोध में लखनऊ में क्या हुआ वो तस्वीरें आपको फिलहाल दिखाते हैं। लखनऊ के बाद अलीगढ़ में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। मुसलमान समुदाय एकजुट हुआ है। यहाँ पुराने शहर में प्रोटेस्ट हुए हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। प्रदर्शन के इलाकों में हिंदुओं ने भी दुकानें नहीं खोली। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने रात 8:30 बजे मशाल जुलूस निकालने का यहाँ पर ऐलान किया है। खामेनी के मारे जाने की खबर सुनकर शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। तो जैसा कि मैंने बताया, मुल्क के कई बड़े शहरों और कई हिस्सों में दरअसल आज प्रोटेस्ट हुए हैं शिया समुदाय की जानिब से। दिखाएंगे और तस्वीरें आपको। राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची में मुस्लिम संगठनों और समर्थकों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के विरोध में खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लेकर लोग वहां पर पहुंचे, नारेबाजी करते रहे। इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद देश भर में ये फैला हुआ गुस्सा दरअसल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो
वहीं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। उन्होंने ईरान पर हुए हमले की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है और कहा कि रमजान के पाक महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की ये हरकत की है बेहद शर्मनाक है। खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को, और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। तो कश्मीर की सियासत से भी बयानबाजियां तेज हुई है। इसराइल की मजम्मत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP इस मुश्किल दौर में ईरान की जुनता के साथ खड़ी है और घाटी में बुलाए गए बंद को समर्थन देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लाह ताला ने उनको शहादत बख्शी, और जो ईरान में हालात इस वक्त हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है इस वक्त देखना कि किस तरह एक जो वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, किस तरह वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कठपुतली बनाया हुआ है। एक बड़ा फर्क इस रिपोर्ट के जरिए से अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान जहां कई शहरों में शिया समुदाय और मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया, कहीं कोई वारदात और घटना नहीं। बिल्कुल यही पाकिस्तान में भी हुआ, POK में, कराची में। लेकिन कराची में जब लोग सड़कों पर उतरे और US एम्बेसी के बाहर पहुंचे ताकि अपना विरोध, अपना गुस्सा अमेरिका के खिलाफ दर्ज करा सके, क्या किया पाकिस्तान ने? शहबाज शरीफ ने अपने ही मुल्क के लोगों पर दरअसल बंदूकें तनवा दी, 9 लोगों की जान कराची में आज सड़कों पर चली गई, लाशें सड़कों पर बिखरी नजर आई। आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने को मिले। पाकिस्तान में अमरीकी कौंसिल खाने कराची के करीब पुलिस के साथ पुरतशद्दुद झड़पों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 2 दर्जन से जायद अफराद जख्मी हो गए हैं। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस ने मुजाहिरीन को कौंसिल खाने के कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। अमरीकी कौंसलेट कराची में बंदरगाह के करीब वाक़ है। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज में देखा जा सकता है कि बाज अफराद गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद इस्तकबालिया और सिक्योरिटी कमरे के शीशे तोड़ दिए गए। मजलिस वहीदतुल मुस्लिमीन के तर्जुमान के मुताबिक ये अवामी एहतजाज था, जिसमें आम लोगों ने मजहबी शख्सियत की हलाकत के रद्द अमल में अमरीकी कौंसलेट पर पहुंचकर एहतजाज किया है। उन्होंने दावा किया कि मुजाहिरीन पर अंदर से भी फायरिंग की गई। ताहाल पुलिस और इंतजामिया की जानिब से ये वाजे नहीं किया गया कि गोलियां कहां से चली और किसने चलाई। पाकिस्तान के एक वजीर ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अमन व अमान में खलल डालने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि हसास तनसीबात की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।